मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक और इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो आइए सबसे पहले हम इनके जन्म परिचय के बारे में समझते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 औरोही हिंगना जिला पूर्णिया, जिसको अब अररिया नाम से जानते हैं, बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तप्ता, जुलूस, कितने चौराहे। उपन्यास है इनकी ठुमरी, अग्निखोर, आदिम, रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, कहानी संग्रह, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुतु अश्रुतु पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति, कथा, रिपोर्टाज तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में ये सब समग्र किया गया है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 ईस्वी में पटना में हुआ। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। आंचलिक कहानियाँ सबसे ज़्यादा लिखते थे। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बधे बधाए नियम, कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं, जिनमें से हम फणीश्वर नाथ रेणु का उदाहरण ले सकते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं, अर्थात आगे बढ़ाने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। मतलब इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे मेहनत किए हैं और दुख सुख से भरा जीवन का अनुभव भी इन्होंने किया है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की है। साहित्य लेखनी के साथ साथ ये अपने सामाजिक आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिए हैं। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने के सहायक भी रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। 1954 में सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाला इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था मैला आंचल। ये प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा ही दे दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा किया। तो आंचलिक कथा का मतलब होता है बच्चों ग्रामीण से संबंधित कहानियाँ, जो ग्रामीण से संबंधित बातों का जहाँ पे जिक्र होता है, ऐसी जो कहानी होती है उसे आंचलिक कहानी या आंचलिक कथा कहा जाता है, जो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल में देखने को मिलेगा। साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को एक केंद्र में लाकर खड़ा किया गया है, जिसके ऊपर ये कहानी बनी है। लोकगीत, लोकोक्तियाँ, लोक संस्कृति, लोक भाषा और लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है यानी पवित्र और हरा भरा, तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है, इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा मैला आंचल। स्वतंत्रोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही होती है। आप जिस तरह से बोलोगे, जिस तरह से बोल के समझाओगे, उसी तरह से बच्चे समझेंगे। अर्थात कोई भी बात को सरलता से समझाने में, बताने में उसको तुरंत समझ लेते हैं और कोई भी बात को घुमा फिरा कर कठिन शैली का उपयोग करके बोलने में उस बात को समझ पाने में कठिनाई होती है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह भी एक बच्चों आंचलिक कहानी है, गांव से संबंधित कहानी है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता भी है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। यानी बच्चों जो ये कहानी लिखते हैं, उस कहानी के जितने भी पात्र हैं उनके बारे
बारे में जब बातें की जाती है तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक पात्र वास्तविक जीवन हमारे सामने जी रहे हैं। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ होता है, यानी और कोई नहीं कर सकता, कठिन होता है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य बहुत ही कठिन होता है, अर्थात दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सच्चा परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक भी है ये कहानी। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जिस तरह से पुराने ज़माने में पहले सब अपने देश को भारत नाम से जानते थे, भारत भारत कहते थे, अभी लोग जो है भारत कम और इंडिया ज़्यादा बोलने लगे हैं। उसी तरह से ये कहानी भी जो है यहाँ पे आपके सामने प्रकट हुई है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, ये एक प्रकार का जो है यहाँ पे लेखक अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी पहलवान जीवन ढोलक के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। यहाँ पर बच्चों जो कहानी बताई जा रही, इस कहानी में गाँव में एक बार भूखमरी और महामारी का माहौल पैदा हो जाता है, जिसमें एक अकेला पहलवान ही होता है जो अपने ढोल के ताल से सारे गाँव वालों को उस भूखमरी से, महामारी से जो दम तोड़ रहे होते हैं लोग, उनको लड़ने की ताकत देता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। अर्थात यानी जब लुट्टन भी इस महामारी के चपेट में आ जाता है, तब वो हमारे पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ कर जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की है, ये तो हमें नहीं पता है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक, क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु क्या हमारी भूमिका हो सकती है? ये सारी बातें जो है लेखक अपने आप से प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं। निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो बच्चों ये था फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म परिचय के बारे में जो अभी हमने आपको समझाया। अब आइए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर काँप रहा था। यानी जाड़े का यानी ठंडी का दिन था, अमावस्या की काली रात्रि थी। ठंडी और काली रात्रि में मलेरिया और हैजे से लोग जो है पीड़ित थे उस गांव में, अर्थात महामारी फैला था जिसमें बीमारी का नाम लिया गया मलेरिया और हैजा। तो ये दो प्रकार की बीमारी से लोग जो है काफ़ी पीड़ित थे। शिशु की तरह थरथर काँप रहे थे सभी लोग, अर्थात जैसे एक छोटा बच्चा डर के मारे काँपता है, उसी तरह से सभी लोग कँपा रहे थे। पुरानी और उजड़ी बाँस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। सभी के घर जो है झोपड़ियों के बने हुए थे, पुरानी घास फूस की बनी हुई थी और उसमें अंधकार एवं सन्नाटा था। लाइट और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अंधेरा और निस्तब्धता चारों ओर दिखाई पड़ रहा था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, यानी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा जो है देखने को मिल रहा था। निस्तब्धता, करुणा, सिसकियाँ और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी हर घर में से जो है सुनसान दिखाई पड़ रहा था, हर घर में अंधेरा था और बहुत सारे घरों में से करुण भाव, सिसकियाँ, कोई रो रहा है, कोई आ कर रहा है, इस तरह से तमाम प्रकार की आवाज़ें आ रही थी और उस आवाज़ को जो है ये ढकने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, अर्थात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खाली आसमान में कुछ तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, अर्थात इतना अंधेरा था पृथ्वी पे कि अगर कोई भी तारा आकाश का भावुक होकर टूटकर पृथ्वी पर उजाला फैलाने के लिए आना भी चाहता तो उसका भी जो है उजाला आते आते पृथ्वी पर वही रास्ते में ही खत्म हो जाता, इतना अंधेरा
अंधेरा था। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे और ऐसा सोचने लगता है वो तारा कि तब हमारी जो है इस व्यर्थ हुए काम पर बाकी जो तारे हैं वो भावुक तो होंगे लेकिन हमारा मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। सियारों का क्रंदन। सियार बच्चों एक प्रकार का जो है पशु में आता है, कुत्ते जैसा होता है, जंगल में रहता है। तो ये सियार का क्रंदन यानी चिल्लाना और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। मतलब चारों तरफ सन्नाटा था एकदम और अंधेरा था, तो उस अंधेरे और सन्नाटे में कभी कभी सियारों का चिल्लाने की आवाज़ और पेचक की डरावनी आवाज़ जो है सुनाई पड़ जाती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़। और गांव में जितनी झोपड़ियां थी सब में कोई ना कोई मरीज़ थे हैजे और मलेरिया के। तो कोई उसमें अपने झोपड़ी में करा रहा आ कर रहा है, तो कोई उल्टी करने की आवाज़ आ रही है झोपड़ी से, हरे राम हे भगवान की ऐसी आवाज़ आ रही है, टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे और किसी किसी घर में कोई बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि बच्चे माँ माँ करके रो रहे थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो रात्रि में चारों तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ था। कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वह दिन भर राख के घरों में और घूरों में कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वह दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते हैं। बच्चे राख जो होता है वो गर्म होता है, भले उसमें से अग्नि बुझ जाती है फिर भी वो राख गर्म होता है। इसीलिए गांव के कुत्ते क्या करते हैं, राख का जहाँ पर ढेर लगा हुआ होता है वहाँ पर गठरी बन करके अपने पैरों को मोड़ करके सिकुड़ करके उसी में बैठे रहते हैं, मन को मार करके अपने। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे और जब जिस रात ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही हो या जैसे बहुत सारे मरीज एक साथ चिल्ला रहे हों, ऐसा गंभीर रात जब देखने को पाते थे या शाम का जब समय होता था तो सभी कुत्ते एक साथ मिलकर रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, जिसको सुनकर और डर लगता था। माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता था उस समय। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। तो इस तरह से बच्चे डेली इनकी जो है भीषणता भरी रात्रि चलती थी और चलती रहती थी वो सारी भीषणता भरी आवाज़ें। लेकिन इन सारे आवाज़ों को पीछे करने का काम सिर्फ एक ढोलक जो है करता था, जो पहलवान बजाता था। संध्या से लेकर के प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी ढोलक। और ढोलक बजाने की यहाँ पे आवाज़ दे रहे हैं किस तरह से, चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। इस तरह से वो अपना धुन निकाल रहा था पहलवान अपने ढोलक में। और वो संध्या से लेकर सुबह तक ये ढोल इस तरह से बजाता रहता था। इसके ढोल की आवाज़ को सुनकर मरीजों में थोड़ी हिम्मत जगती थी। बीच बीच में चटाक चढ़धा यानी उठाकर पटक दे उठाकर पटक दे। तो बच्चों देखो इसमें जो इनकी आवाज़ है, आवाज़ के पीछे एक अर्थ भी छिपा हुआ है। अर्थात जब पहलवान चटधा गिड़धा बजाता था तो वो कहना चाहता था कि आजा भिड़ जा, मतलब आओ और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और बीच बीच में जब चटाक चढ़धा बजाता था, आवाज़ निकालता था, तो उसका कहने का मतलब था कि उठा दे और उठाकर पटक दे। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। अर्थात उन सारे महामारी वाले लोगों के बीच में ये आवाज़ जो है लोगों में शक्ति का निर्माण करती थी। लुट्टन सिंह पहलवान यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा जो है अलग टाइप का बात किया जा रहा है क्योंकि ये ग्रामीण भाषा का कहानी है। तो यहाँ पर किसी ने कहा कि लुट्टन सिंह पहलवान को जो है क्या कहा जाता था गांव में, होल इंडिया भर के लोग जानते थे। अर्थात अपने बोलते हैं ऑल इंडिया, यानी सभी भारत के लोग जानते थे। ये है लुट्टन सिंह पहलवान। तो उसी को गांव में जो है कोई ऐसा बोल रहा है कि लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया के लोग जानते हैं, अर्थात सभी भारतवासी जानते थे। देखो ये है लुट्टन सिंह पहलवान और चटधा गिड़धा अपने ढोलक पर आवाज़ भी निकाल रहा है। किंतु
उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर ही हो। ज़िले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। अब यहाँ ऑल इंडिया का मतलब होता है बच्चों कि पूरा भारत, लेकिन इस कहानी के हिसाब से लुट्टन सिंह के ज़िले की सीमा के अंदर को ही ऑल इंडिया कहा गया है। वो भी ऑल इंडिया सही नहीं, होल इंडिया बोला गया है। यानी गांव के लोग जिस तरह से अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेखक ने सेम वही यहाँ पे आपको बताया हुआ है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। अर्थात लुट्टन के माता पिता का देहांत जब लुट्टन 9 वर्ष का था तभी हो गया था और वो अनाथ हो गए थे। सौभाग्यवश शादी हो गई थी उनकी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, यानी वो भी जो है मर जाता। कहने का मतलब ये है, विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अर्थात लुट्टन की शादी 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी और तब जब माँ बाप मर गए तो उनकी सास ने उनको पाला पोसा, और उनकी सास भी विधवा ही थी। बचपन में वह गाय चराता, धरोसण दूध पीता और कसरत किया करता। मतलब गाय चराता, गाय का दूध पीता और कसरत करता था। इस तरह से वो अपनी पूरी बॉडी को बना के रखा था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, अर्थात उसकी सास को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों को बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। तो लुट्टन ये सब चीज़ देख रहा था कि हमको गाँव वाले किस तरह से परेशान कर रहे हैं, हमारी सास को कैसे परेशान कर रहे हैं। तो एक दिन वो सोच रहा था कि जब हम बड़े होंगे तो इन लोगों से ज़रूर बदला लेंगे। इसीलिए वो अपने शरीर को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा था। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। अर्थात जवानी तक आते आते वो काफ़ी जो है हट्टा कट्टा मोटा सा पहलवान बन गया, जो गांव में सबसे ज़्यादा पहलवान समझा जाने लगा, सबसे बड़ा पहलवान। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा और वह कुश्ती भी लड़ता था। मतलब इस तरह से धाकड़ जैसे चलता था, धाकड़ जैसे काम भी करता था, किसी से डरता नहीं था। लोग उसको डरने भी लगे थे। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। दंगल यानी कुश्ती होता है बच्चों, तो वो कुश्ती देखने के लिए मेले में गया और मेला लगा था श्यामनगर में। तो उस मेले में दंगल भी होता था। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी, अर्थात उसमें रोमांच पैदा हो गया। वो कुश्ती लड़ने के लिए उत्साहित हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अर्थात दंगल में जो व्यक्ति लड़ रहा था कुश्ती, वो किसी भी शेर से कम नहीं था, तो उसको भी इसने जाकर के चुनौती दे दी कि हम भी लड़ेंगे तुम्हारे साथ। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, यानी जो दंगल में लड़ रहा था व्यक्ति, उसका नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था लड़ने के लिए। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। मतलब उसने अपने हम उम्र के लोगों को कुश्ती में हरा करके ये टाइटल प्राप्त किया था, शेर का बच्चा है। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था और देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। मतलब वो एक लंगोट पहन करके और वैसे झूठी हंसी भर करके हंसता था और बोलता था कि आइए, जिसके में दम है आकर मुझसे लड़िए। तो ऐसे देसी नौजवान उसको देखते थे तो डरने लगते थे, वो घबराते थे इससे लड़ने से और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर उससे लड़े। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता। मतलब उसको लोग शेर के बच्चे ऐसे कहने लगे, तो सबको दिखाने के लिए वो शेर के जैसे दहाड़ता भी था कि आओ, जिसके अंदर हिम्मत हो मुझसे लड़ो। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। इतने में लुट्टन आता है और क्या बोलता है कि अभी तुम रुके रहो, अभी तुम नहीं माने जाओगे कि शेर के बच्चे हो, तुम मुझे हरा के दिखाओ तो मैं जानूँ तुम शेर के बच्चे हो। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। मतलब चांद सिंह को ऐसा लग रहा था कि हम लुट्टन को तो यूं ही चुटकियों में हरा देंगे, इसीलिए थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर घमंड करके उसके ऊपर, लुट्टन सिंह के ऊपर बाज पक्षी की तरह टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा, मरा मरा।
पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकाल कर उठ खड़ा हुआ। और ऐसे जो है सभी गांव के लोग जो थे वहाँ पर मेला देखने गए थे दर्शक, उन दर्शकों के बीच में एकदम खलबली मच गई कि ये लुट्टन पागल हो गया है, इतना बड़ा पहलवान से लड़ने गया है, ये तो आज मरा। लेकिन जब लुट्टन बहादुरी से अपने आक्रमण को संभाल कर निकल कर बाहर आके खड़ा हुआ और अपनी पैतरा वो दिखाने लगा, तब राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। मतलब तुम लुट्टन सिंह इससे मत लड़ो, ये लो तुम 10 रुपये का नोट, जाकर मेला में घूमो, खाओ पियो और मज़े करो और उसके बाद घर चले जाओ। और तुम बहुत बड़े जो है हिम्मत वाले इंसान हो, तुम लड़ सकते हो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इस लड़के से अर्थात चाँद सिंह से लड़ो मत। लेकिन लुट्टन जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने कहा, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, आप सिर्फ एक बार हमको आज्ञा दीजिए, हम जरूर लड़ेंगे। तुम पागल हो जाओ, तुम पागल हो, जाओ जाओ लड़ो मत, ऐसा फिर बोलते हैं राजा। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। मतलब शरीर तो देखो एकदम हड्डी जैसा शरीर है, शरीर में मांस तो है नहीं, और तुम लड़ने चले हो शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं ना, जा घर जा, मत लड़। लेकिन फिर भी जो है वो लुट्टन क्या बोलता है, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन मैं घर यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा, मिले हुक्म, अगर आपका आज्ञा हो। तो वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा और ऐसा कह करके राजा साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था और जो है लड़ने के लिए आज्ञा मांग रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, मतलब व्याकुल हो रहे थे सभी लोग उसको देखने के लिए, लड़ाई को। बाजे बंद हो गए, जो बाजे बज रहे थे पहलवानी में कुश्ती करते समय वो बाजे भी बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियाँ की बौछार कर रही थी और सारे पंजाबी पहलवान लोग मिल करके इकट्ठा हो गए और सभी लोग लुट्टन को गालियां देने लगे कि इसके आते ही सारा जो है खेल ही चौपट हो गया। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था उसे लड़ने दिया जाए, और कोई जो है चाँद सिंह के पक्ष में जो है बोल रहा था। कोई ऐसा कहता था कि अकेला चाँद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आखिर में आज्ञा दे ही दी लुट्टन सिंह को लड़ने के लिए, क्योंकि लुट्टन सिंह एकदम जिद लगाए वहाँ पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा ही रहा था राजा के सामने। बाजे बजने लगे, अब कुश्ती यहाँ पे बच्चों शुरू होती है। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर से उत्तेजना फैल गई देखने के लिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोलाहल यानी शोर भी बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े, मतलब चलो देखते हैं कि चाँद सिंह की जोड़ी, चाँद की कुश्ती हो रही है, चाँद सिंह की जोड़ी कौन है और चाँद के साथ कुश्ती कौन कर रहा है, या चाँद की कुश्ती हो रही है। तो सभी लोग अपना दुकान पे सामान बेचना बंद करके दुकान आकर देखने लगे कुश्ती। अब कुश्ती में जो है आवाज़ आनी शुरू हो गई, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। अर्थात अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, चट धा गिड़ धा का मतलब आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो जब चट धा गिड़ धा का आवाज़ सुनाई पड़ता था तब लुट्टन समझ जाता था इसका मतलब होता है आजा भिड़ जा। भारी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक धिना ढाक धिना ढाक धिना। ढाक धिना का मतलब यहाँ बताया गया है वाह पट्टे, मतलब तारीफ कर रहे हैं। लुट्टन को चाँद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने ऐसी तालियां बजाई और चिल्लाए, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू, चला है तू जो लड़ने। यानी लुट्टन को ऐसे सब लोग दर्शक लोग चिल्ला रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। फिर आवाज़ आता है, चट धा गिड़ धा, चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, चट गिड़ धा। अर्थात मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चाँद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। अर्थात जो है यहाँ पे फिर से आवाज़ आती है लुट्टन को उत्साहित करने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए। क्या आवाज़ आती है कि चट गिड़ धा, चट गिड़ धा, चट गिड़ धा। अर्थात मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चाँद सिंह जो था वो अब कोशिश कर रहा है किसी तरह से लुट्टन को गिरा दे और वहीं दफना दे बहादुर को। लेकिन बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी, क्योंकि चाँद सिंह बहुत जोर से उसको दबा रखा था। राजमत बहुमत चाँद के पक्ष में था।
राजा भी चाँद के पक्ष में थे और जो है सारे लोग भी चाँद के पक्ष में थे। सभी चाँद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। अर्थात लुट्टन को क्या यहाँ पे समझाया गया कि स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। अर्थात जो है तुम किसी तरह से चाँद सिंह से छुटकारा पाओ और वहाँ से बाहर हो जाओ, तभी तुम बच सकते हो। तो बच्चों, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चाँद की गर्दन को फिर पकड़ लिया। अब पहली बार क्या किया था, चाँद ने गर्दन पकड़ा था और इस बार लुट्टन ने पकड़ लिया। वाह रे मिट्टी के शेर, अब किसी ने इस तरह से लुट्टन की भी तारीफ की। अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। अर्थात दर्शक लोग के जो मत थे वो धीरे धीरे अब बदल रहे थे। पहले तारीफ हो रही थी चाँद सिंह की और अभी तारीफ होने लगी लुट्टन सिंह की। मोटी और भैंवड़ी आवाज़ ढोल बज उठा, चटाक चटधा चटाक चटधा, यानी उठा पटक दे, उठा पटक दे, कहने का मतलब ये था। तो इस तरह से जब ढोलक पे आवाज़ आता तो उसी तरह से जो है लुट्टन लड़ाई करता था। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चाँद को जमीन पर दे मारा, अर्थात पटक दिया। धिना धिना धिक धिना धिना, अर्थात चित करो, मतलब फिर से उसको पटक दो, उठाओ और पटक दो, चित कर दो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चाँद सिंह चारों खाने चित हो रहा था। धा गिड़ धा गिड़ धा गिड़ धा गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। तो बच्चों, धा गिड़ का मतलब हुआ वाह बहादुर, यानी उसकी तारीफ करने लगे लोग। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, लुट्टन सिंह की या चाँद सिंह की। फलता अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। यानी अब यहाँ पे जब ये नहीं पता कर पा रहे थे किसकी जय ध्वनि करें, तो किसी ने जय माता रानी की जय, महावीर जी की जय, कुछ लोगों ने राजा श्यामनंद की जय, इस तरह से जय ध्वनि करने लगे। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा और आखिर में क्या हुआ कि सभी एक साथ मिल कर के यहाँ पे लोगों की जय बोले और वो आवाज़ पूरी आकाश में गूंजने लगी। विजयी लुट्टन कूदता फांदता टाल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तो बच्चों, यहाँ पे क्यों ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्या आप लोगों को पता चला? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई गुरु होते हैं, बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा उसी तरह का कार्य करता है, उसी तरह से ये कुश्ती सिखाने का काम जो है ढोलक ने किया था। तो लुट्टन सिंह ने ढोलक को ही अपना गुरु मान लेता है, इसीलिए उसको प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, क्योंकि कुश्ती लड़ते समय लुट्टन के शरीर में बहुत सारी मिट्टी लगे थे। तो जब लुट्टन ने राजा साहब को खुशी के मारे गोद में उठाया तो उनके कपड़े भी मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहे, मतलब खुश होकर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, मतलब तुम बहुत अच्छे बहादुर निकले। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी जो इकट्ठा हुए थे, चाँद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। चाँद सिंह रो रहा था। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राजा पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुँह बिचकाया। हुजूर, जाति का मतलब कुछ राज पंडित लोग थे, ब्राह्मण जो राज्य में रहते थे, तो वो लोगों को थोड़ा बुरा लगा कि ये तो हमारी जाति का नहीं है, छोटी जाति का है, तो राजा साहब इसको कैसे आप अंदर रख सकते हो। लेकिन राजा साहब ने किसी की नहीं सुनी। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन स्वेप्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। इस तरह से मतलब कुछ न कुछ दांवपेच कर रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। मतलब वो भी बोल रहे थे, मैनेजर साहब भी, कि अपनी जाति का नहीं है और इसको अपने राजमहल में रखेंगे तो अन्याय ही होगा एक प्रकार से। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। तुम तो क्षत्रिय हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसने क्षत्रिय वाला काम करके दिखाया है। तो इस बात को सुन करके वो थोड़े
नम हो गए मैनेजर साहब। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। राजा साहब के जब महल में रहने लगे तो उनको संतुलित आहार खाने को मिलने लगा। आहार यानी भोजन, और व्यायाम करने लगे और राजा साहब का लाड प्यार मिलने लगा। तो इस तरह से वो काफ़ी प्रसिद्ध होते चले गए। कुछ वर्षों में ही उन्होंने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुघाकर आसमान दिखा दिया। मतलब धीरे धीरे ऐसे राजा साहब कुश्ती करवाते थे तो दूर दूर के नामी पहलवान उसमें लड़ने आते थे और लुट्टन सिंह सबको हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपनी प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। मतलब एक काला खां नाम का एक पहलवान था, वो बहुत ही मशहूर था। वो जब भी लंगोट पहनकर कुश्ती लड़ने के लिए आता था और आली कहकर अपने सामने वाले पर जब टूटता था, लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, तो ऐसा लगता था कि सामने वाला जो पहलवान है वो पूरा का पूरा लकवा मार गया, उसे एकदम से लुंज पुंज हो जाता था। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, अर्थात लुट्टन से वो जीत नहीं पाया, लुट्टन ने उसे भी हरा दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। मतलब लोग उसे देखने आने लगे। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता है, हाँ सुनने वाले कहते हैं कि राजा का बाघ बोल रहा है। इस तरह से मतलब जब वो बोलता था लुट्टन सिंह। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता था। और ये बात किसकी हो रही बच्चों? लुट्टन की। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती, मतलब थोड़ा उससे हंसी मजाक करना चाहते थे। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। इस तरह से जो है उसको अपनी दुकान पे हलवाई लोग बुलाते थे। पहलवान बच्चों की इसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। और वो भी जो है चिढ़ाते हुए थोड़ा हलवाई से बोलता कि भैया तनी मनी काहे को खाएंगे, ले आओ ढेर सारा, यानी 1.5 सेर 1.5 किलो लाओ, और बैठ जाता था खाने के लिए। 2 सेर रसगुल्ला को उधर अस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस। 2 सेर बच्चों, वो 2 किलो अर्थात रसगुल्ले को अपने पेट में समा लेता था, यानी खा लेता था। इसके बाद मुंह में 8-10 पान का जो है गिलोरियाँ, यानी 8-10 पान के बीड़े जो है अपने मुंह में ठूस लेता था। टुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए, और उसके मुंह में से जो पान के रस निकलते थे वो बाहर दाढ़ी पे गिरते थे। तो इस तरह से अपने टुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता, वो हाथियों की चाल में। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अवरख का चश्मा होता था, अवरख यानी चांदी जैसा चमकने वाला चश्मा। हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता था अपने घर। घर का मतलब कहाँ पे बच्चों? राज दरबार में। बल और शरीर के वृद्धि के साथ बुद्धि का परिमाण जो था वो घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर रह गया था। उसके अंदर बल और शरीर तो था, लेकिन उसके अंदर बुद्धि जो है बच्चों जितनी थी, बच्चे से ज़्यादा बुद्धि उसके अंदर नहीं था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। जब भी कहीं दंगल में ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ता था तो वो लड़ने की प्रक्रिया चालू कर देता था वहीं पर। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे, क्योंकि जब तक उसके जोड़ी का कोई नहीं मिलता बच्चों तो वो किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ लड़ता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए राजा साहब जो है उसे लड़ने की आज्ञा ही नहीं देते थे। और इसी कारण से वो निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछल उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। सांड या भैंसे की तरह अकेले ही कूदता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते उसको। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, मतलब उसी तरह से बिल्कुल अपनी पहलवानी करता रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब उसके 2 पुत्र हो गए थे। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग से धार गई थी, अर्थात उसकी पत्नी भी 2 बच्चे को जन्म दे करके मर गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही
गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था। अपने आप लोग तारीफ करने लगते थे, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, यानी इस पहलवान के बाद हमारे इस राज दरबार में इसके दोनों बेटे ही जो है भविष्य में होने वाले पहलवान होंगे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों से कसरत करवाता सुबह सुबह, और फिर दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं था, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? मतलब इस तरह से समझे समझे कह करके उनको हर बात वो सिखा रहा था अपने बच्चों को। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता, फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है और कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की भी वो शिक्षा रोज डेली दिया करता था अपने बच्चों को। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, यानी जो बूढ़े राजा थे लुट्टन पहलवान के समय, वो राजा अब मर चुके थे। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया, और राजा साहब के लड़के जब विलायत गए थे, वो आए विलायत से, तो जो है उन्होंने राज्य के बागडोर को अपने हाथ में लिया और सब कुछ एकदम बदल दिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही सब दूर हो गई। मतलब राजा साहब जब मर गए तो सभी चीज़ों में बहुत ही शिथिलता आ गई थी, बहुत ही रुकावट आ गई थी। लेकिन जब राजकुमार विदेश से आए तो ये सारी बातें दूर हो गई, बहुत से परिवर्तन हो गए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब जो है वो विदेश से आए हुए राजकुमार को दंगल देखने की तो जो है कोई दिलचस्पी ही नहीं होती थी, वो तो हमेशा घोड़े वाला रेस ही देखते थे। तो फिर पहलवान तो बेकार हो गया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, यानी इन दोनों को आप यहाँ से निकाल दीजिए और इनको अब जो है हम नहीं रखेंगे। नए मैनेजर ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया, मतलब कि कुछ कह भी सके, अपनी जो है वो बातें बता सके और रुकने के लिए वो मदद मांग सके या जो है विनती कर सके, इतना मौका ही उसको नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गाँव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गाँव के एक छोर पर गाँव वालों ने एक झोपड़ी बांधी, वहीं रहकर वह अपने नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। अर्थात वो गांव के पास आया और एक झोपड़ी बनाया घास फूस का, और उसी झोपड़ी में वो रहने लगा और अपने गांव के नौजवान जो लड़के थे उनको, और जो गाय भैंस चराने वाले चरवाहे होते थे उनको वहीं पे कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, मतलब आज तुम दोगे इतना तो कल वो देगा, परसों वो देगा, इस तरह से गाँव के हर लोगों से खाने पीने का खर्चा बांध दिया गया था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच भी सिखाया करता था कि किस तरह से लड़ा जाता है कुश्ती में, वो सारी बातें अपने बच्चों को भी बताया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी कुछ लाते उसी में गुजर हो रही थी उनकी। आकाश मात, यानी अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ। मतलब एक बार ऐसा लगा जैसे पहाड़ी गांव पर टूट पड़ा। पहले अनावृष्टि हुई, यानी खूब बरसात, और इसके बाद फिर अन्न की कमी। इसके बाद मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू किया। वज्रपात गिरने का मतलब बहुत बड़ा गांव पे जो है विकट संकट आ गया। पहले अनावृष्टि हुई, यानी बरसात नहीं, फिर इसके बाद अन्न की कमी हो गई, फिर मलेरिया और हैजा गांव में फैल गया, जिसमें लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। प्रायः गांव वाले जो है इस तरह से बीमार हो गए कि गांव पूरी तरह से सूना होता चला गया। घर के घर खाली पड़ गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी, मतलब रोज इतने लोग मरने लगे गांव में उस महामारी की वजह से। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन, यानी सभी लोग दिल को चीर जाए ऐसा रो रहे थे। इसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद, यानी दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई पड़ना, शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय
होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयतों को ढांढस देते थे। यानी रात भर लोग चिल्लाते, रोते, और जब सुबह होता तो एक दूसरे के घर में किसी तरह से कराहते हुए जाते और एक दूसरे को ढांढस बंधाते। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। मतलब किसी के घर में अगर किसी का पति मर जाए तो लोग उसके घर में जाकर उसको जो है इस तरह से ढांढस बंधाते थे कि दुल्हन रोकर क्या होगा, जो चला गया वो चला गया, अब जो बचा है उसको तो ध्यान दो, रो मत भैया, घर में मुर्दा रख कर कब तक रोगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। यानी इतने गरीब थे कि कफन भी मुर्दे को नहीं दे सकते थे, सीधा बोल देते थे कि कफन नहीं है, कफन की ज़रूरत भी क्या है, ऐसे ले जाओ नदी में फेंक कर चले आओ। इस तरह से जो है लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते, एक दूसरे को समझाते। किंतु सूर्य अस्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूभ ही नहीं आती, एकदम पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता था। उनकी बोलने की शक्ति भी इस तरह से धीरे धीरे खत्म होने लगी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी, इतने कमज़ोर हो गए थे सभी लोग। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती। इस तरह से रात्रि की जो कठिनता भरी ये सन्नाटा था उसको सिर्फ पहलवान का ढोलक ही खत्म करता था। पहलवान संध्या से सुबह तक यानी शाम से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। मतलब सभी लोग उसकी आवाज़ को सुन करके थोड़े बहुत उत्साहित होते थे और हिम्मत आता था उनमें। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था जो पहलवान कभी किया करता था। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। मतलब ढोल की आवाज़ सुनते थे तो उनको मरने का गम भी वो भूल जाते थे, डर नहीं लगता था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। जब उसके बेटे को भी जो बीमारी हो गई और वो भी जो है मरने लगे, मरणासन अवस्था में पहुंचने लगे और छटपटाने लगे, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि बाबा एक बार वो वाला ताल बजा दो ना, जो जिसमें बोलता है कि उठा दे और पटक दे, उठा दे पटक दे। तब उसका बाबा अर्थात पहलवान जो है अपने बच्चों को सुनाने के लिए वो ताल बजाता है, चटाक चटधा अर्थात उठा पटक दे, उठा पटक दे। सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, यानी कोई भी कंपन उसमें नहीं हो रही है। दोनों बेटे के बल पड़े हुए थे, दोनों बेटे जो है पेट के बल जमीन पर पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े थे। मतलब एक तो मरते मरते अपने मुंह को भी जमीन से रगड़ रखा था कि उसके दांत से भी मिट्टी खुद गई थी, मुंह में मिट्टी लगा हुआ था, और दूसरा जो है मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मर गया था। इस तरह से दोनों बहादुर बच्चे जमीन पर मरे हुए पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में ले जाकर के बहा आया, अर्थात नदी में ले जाकर के परवा दिया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। मतलब इस तरह से एक पिता अपने दोनों बेटों को हंसी खुशी से ले जाकर गंगा मैया को समर्पित किया। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी, लेकिन वो इस बात से गम में नहीं आया, बल्कि अपने आप को थोड़ा वो संतुष्ट करके, अपने आप को ढाढ़स बंधवा करके वो गांव वालों के बारे में सोचकर रात को फिर से वही आवाज़ ढोल का निकालना शुरू किया। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है इस पहलवान का, जो आज भी हमारे सामने हम लोगों को हिम्मत बंधाने के लिए ये ढोलक बजा रहा है, इसके बेटे के मरने के बावजूद भी। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, और जब उसके बच्चे मरे उसी के 4-5 दिन बाद एक बार क्या होता है, रात में ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर, मतलब पहलवान को कुछ चाहने वाले लोग जो थे वो
किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। और जब उसके घर पे सुबह सुबह कुछ लोग गए देखे तो पहलवान भी मरा हुआ चित पड़ा हुआ था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के लिए या चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। मतलब इस तरह से एक व्यक्ति जो है, जो उस लुट्टन पहलवान से कभी ढोलक या जो है कभी कुश्ती सीखा था, उसने क्या कहा कि गुरुजी कह रहे थे उस समय कि जब भी कभी मैं मर जाऊं तो मुझे जो है चिता पर मुझे चित नहीं लिटाना, मतलब पीठ के बल मत लिटाना बल्कि पेट के बल लिटा देना, क्योंकि मुझे किसी ने आज तक चित नहीं किया है, अर्थात हराया नहीं है, और मैं अपनी ज़िंदगी में भी कभी हारने नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मरने के बाद भी मैं चिता पे चित नहीं लेटूंगा, मुझे जो है पेट के बल लिटा देना, और जब मेरी चिता में अग्नि लगाना तब उस समय जो है ढोलक बजा देना। इससे आगे वह व्यक्ति और कुछ नहीं बोल पाया, उसका गला रूंध गया, अर्थात वो रोने लगा। तो बच्चों ये है पूरी कहानी पहलवान का ढोलक, जो सुनने में कितना मज़ा आया, कितना अच्छा कहानी है कि मुसीबत के समय लोगों को किस तरह से ढाढ़ बजाना चाहिए, मुसीबत में किस तरह से मुसीबत का सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये लुट्टन पहलवान से भी सीखना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता, जब भी वो सीखना चाहे दिल से उसके अंदर वो कलाकारी आ ही जाती है। जैसे कि लुट्टन ने, गुरु ना था कोई उनका सिखाने वाला, फिर भी वो ढोलक के ताल पर ही पूरी तरह से कुश्ती सीख गए थे। तो इस कहानी को बच्चों आप भी 2 बार घर पे पढ़िएगा, और इससे संबंधित नीचे दिए गए हैं अभ्यास के प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़िए और पाठ में से ढूंढ ढूंढ के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम बता देते हैं, जैसे कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, ये शब्द दीजिए। तो मतलब इसमें जब लुट्टन पहली बार लड़ने जा रहा था तब उसको कैसे दाव पेच में सिखा रहे थे, चट धा गिड़ धा आ जा भिड़ जा। तो इस तरह के जो सारे ढोल के आवाज़ थे वो सारे आवाज़ को आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर के रूप में। दूसरा है कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले लुट्टन जो है 9 वर्ष का था, उसकी शादी हो गई, फिर माता पिता ख़त्म हो गए उसके। इसके बाद जो है उसकी सास ने पाला पोसा बड़ा किया, फिर वो धीरे धीरे कुश्ती सीखने के लिए एक ढोलक के आधार पर कुश्ती सीखा। कुश्ती सीख कर वो लड़ाई किया और लड़ाई में जीत गया, तो जिससे राजा के फिर जो है जवानी में राजा के घर गया, यानी राजमहल में गया। राजमहल में भी कुछ दिन वो बिताया, अपने दोनों बच्चों को भी राजमहल में कुछ दिन लेकर रखा, उनको कुछ शिक्षा दी। इसके बाद जब राजा साहब मर जाते हैं, उनके बेटे आते हैं, तो फिर से लुट्टन जी को निकाल दिया जाता है। फिर वो अपने गाँव में आते हैं, फिर अपने गाँव में किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, और इसके बाद लोगों को कुश्तियाँ सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे जो है उनका उम्र बीतता जाता है और उनके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, और एक दिन उनके बच्चे महामारी की चपेट में आकर मर जाते हैं। फिर लास्ट में लुट्टन भी जो है इसी तरह से महामारी के चपेट में आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से लुट्टन के जीवन में तमाम प्रकार की परिवर्तन दिखाई पड़े। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, क्योंकि ढोल के ताल पर ही उसने जो है पूरी की पूरी पहलवानी और कुश्ती सीखी थी और लोगों को हराया था और खुद जीता था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि लुट्टन जो है वो स्वार्थी है, बेटों के मर जाने के बाद हमारी कोई परवाह नहीं। इसीलिए उसने लोगों में हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो तो लोगों को ठीक नहीं कर सकता था लेकिन हिम्मत ज़रूर जो है बढ़ा सकता था, इसीलिए वो ढोल को बजाता रहा। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, सभी लोग खुश हो जाते थे और सभी लोग जो है अच्छे से सोने की कोशिश करने लगते थे। इतने बीमार होने के बावजूद भी सबको अच्छे से नींद आ जाती थी और किसी को मरने का कोई गम या डर नहीं होता था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है। तो सूर्योदय के समय सभी के घरों में सन्नाटा छा जाता है, कराहने की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, और सूर्योदय के समय सभी लोग अपने अपने घरों में से कहारते हुए और जो है हाय हाय करते हुए निकलते थे, एक दूसरे के घर में जा कर के लोगों को ढाढ़स बंधाते थे। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान भी दिया जाता था। तो
ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, क्योंकि अब जो है बच्चे सभी लोग विदेश में जाकर पढ़ते हैं, नई नई फिल्म देखते हैं और नए नए खेल देखते हैं, जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, ये सब लोगों को अच्छा लगता है। कुश्ती किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए जो है कुश्ती को कोई इतना भाव नहीं देता है। इसकी जगह किन खेलों ने ले ली, तो खेलों में अभी जैसे मैंने बताया कि कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, ये सारे खेल खेलते हैं लोग। कुश्ती किसी को अच्छा नहीं लगता है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, तो कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए लोगों को पहले उत्साहित करना होगा, कुश्ती के जो है बारे में बताना होगा। इससे जो है शरीर शारीरिक रूप से भी लोग जो है तंदुरुस्त होते हैं, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त होते हैं। और ये एक प्रकार का खेल होता है जिससे जो है अपने आप को प्रसिद्ध भी कर सकते हैं। इससे तमाम प्रकार के जो है उनको सम्मान भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को उत्साहित करना होगा, उसके बारे में बताना होगा, तभी जो है ये प्रिय खेल फिर से बन सकता है। आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। मतलब यहाँ पे बात तब की हो रही है बच्चों, आशय स्पष्ट करने का मतलब इसका पूरा अर्थ बताना है इस लाइन का। तो इस पंक्ति में क्या बताया है कि आकाश से कोई भी तारा उस घनघोर अंधेरे में अगर टूटकर पृथ्वी पर आकर उजाला फैलाना चाहता तो वो भी उस सन्नाटे को और उस अंधेरे को देखकर वो डर जाता और कि मैं तो जाते जाते ही यहाँ पर बुझ जाऊँगा, यानी मेरी रोशनी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से मेरी भावुकता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगेंगे। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसमें जो है जैसे सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, इस तरह से तमाम प्रकार के जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति को मानव के रूप में एक यही है, आकाश से टूटकर तारा भावुक होकर पृथ्वी पर आता। और इसके बाद भावुक कौन होता है, भावुक व्यक्ति होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तारा को भी भावुक होने का संज्ञा दिया गया है। तो एक तो यही हो गया आकाश में से जो टूटने वाला तारा है। इस तरह से तमाम प्रकार की इसमें मानवीकरण किया गया है प्रकृति का, जो आप यहाँ पर ढूंढ कर लिखिए गए। पाठ के आसपास। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। तो उदाहरण के लिए बच्चों जैसे कोई भी प्रकार की बीमारी या महामारी आप ले सकते हो, या जो है कोई भी प्रकार का दयनीय स्थिति आप ले सकते हो। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो यही ले लीजिए, आपके लिए एक प्रकार का ये भी महामारी ही है और आप इसकी कैसे बचाव इससे करते हैं, ठीक है, इस बीमारी से आप कैसे बचाव कर रहे हैं, इसका सामना किस तरह से आप कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। नंबर 2, ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जब लुट्टन पहलवान ढोलक बजाता था तो सभी लोग जो मर रहे होते हैं गांव में, जिनको बीमारियां हुई होती हैं, सभी लोग कराहते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पड़ाते हैं। ऐसे लोगों में ढोलक की ये जो थाप होती थी यानी आवाज़ जो होती थी वो लोगों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। लोगों में हिम्मत आ जाता था, आसानी से सो जाते थे और मरने का जो डर होता था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। तो ये जो है इसमें बताया हुआ है। नंबर 3 है चर्चा करें। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं होता। तो ये भी सही बात है। कलाकार ना किसी के मोहताज होते हैं और ना कलाओं का जो अस्तित्व होता है या कला का जो अस्तित्व होता है वह किसी व्यवस्था का मोहताज होता है। वो अपनी कलाकार कहीं भी जो है प्रकट कर सकता है मौका मिलने पर। तो ये सारे जो है प्रश्न हैं बच्चों, इसको आपको अच्छे से पाठ में से ढूंढ के करने हैं। आता है नेक्स्ट भाषा की बात। हर विषय, क्षेत्र, प्रवेश आदि के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। पाठ में कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। उन शब्दों की सूची बनाइए। साथ ही नीचे दिए गए क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोई 5 शब्द बनाए, जैसे चिकित्सा, क्रिकेट, न्यायालय या अपनी पसंद का कोई भी क्षेत्र। इसका जो है 5 शब्द आपको बनाना है। नेक्स्ट पार्ट में अनेक अंश ऐसे हैं जो भाषा के विशिष्ट प्रयोगों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। भाषा का विशिष्ट प्रयोग न केवल भाषाई सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि कथ्य को भी प्रभावी बनाता है। यदि उन शब्दों वाक्यांशों के स्थान पर किसी अन्य का प्रयोग किया जाए तो संभवतः वह अर्थगत चमत्कार और भाषिक सौंदर्य उद्घटित ना हो सकेगा। कुछ प्रयोग इस तरह से हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भाषा और कुछ बातें ऐसी बताई जाती हैं जो अपने बात को काफ़ी प्रभावी बना देता है। अगर उसका प्रभाव
हमको ज़्यादा बनाना है, भाषा का प्रभाव ज़्यादा दिखाना है, तो हम ऐसे ही बातों का जो है उल्लेख करते हैं। और अगर उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं बनाना है या हम इस ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो है भाषक सौंदर्य अधिक जो है सुंदर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द बता रहे हैं, जैसे फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। यानी अगर हम इस तरह से कहते कि लुट्टन जो है वो चाँद सिंह पर तेजी से लपका, या जो है चाँद सिंह लुट्टन को दौड़कर पकड़ लिया, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा प्रभावी सुनने में या देखने में नहीं लगता। लेकिन हम जब इसमें बोलते हैं कि चाँद सिंह बाज की तरह जो है लुट्टन पर टूट पड़ा, तो यहाँ पर बात में कुछ दम दिखाई पड़ता है। इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा में सौंदर्यता दिखाई पड़े और भाषा जो है काफ़ी प्रभावी दिखाई पड़े। राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लगे। अर्थात जब राजा साहब ने उनको लाड प्यार देना शुरू किया लुट्टन सिंह को, तभी जो है राजा साहब के आधार पे ही लुट्टन सिंह की प्रसिद्धि चारों तरफ होने लगी और उसके प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा करके स्वर्गवास सिधार गई। अब अगर हम यहाँ सीधा सीधा बोल देते हैं कि पहलवान की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म देकर मर गई, तो ये बात इतना अच्छा नहीं लगता कहने में, और इतना जो है भाषा में सौंदर्यता भी नहीं दिखाई पड़ती और ना बात जो है प्रभावी लगता है। इसीलिए यहाँ पर किस तरह से प्रयोग किया गया शब्द का कि पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को अर्थात 2 बच्चों को जन्म देकर के स्वर्ग सिधार गई। इन विशिष्ट भाषा प्रयोगों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है वैसे ही इसमें कुश्ती की कमेंट्री की गई है। आपको दोनों में क्या समानता और अंतर दिखाई पड़ता है? तो बच्चों ये जो है अपने दिमाग से आप खुद ही इसको लिखिए और समझिए। इसमें बताया गया है, जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्रिकेट में जो भी कुछ होता है, एक कमेंटेटर होता है जो हमेशा बोलता रहता है कि इतने बॉल मारे, इतने गेंद आई है और इतने जो है छक्का लगे, इतने चौका लगे, ये आउट हुआ, ये जो है बॉल यहाँ पे गया वहाँ गया, ये सारी बातें बोलता रहता है। उसी तरह से कमेंट्री की जाती है क्रिकेट में भी। क्रिकेट में भी क्या होता था, वाह वाह बहादुर, पटक दो, मार दो, उठा दो, चट धा गिड़ धा इत्यादि का आवाज़ सुन करके जब वो लड़ता था तो उसमें तमाम प्रकार के लोग जो है हमेशा कमेंट्री करते रहते थे। तो दोनों का यही अंतर आपको स्पष्ट करना है अपने हिसाब से बच्चों। तो ये सारे के सारे थे आपके जो है स्वाध्याय के प्रश्न। इस तरह से मैंने सारे चैप्टर को भी और स्वाध्याय के प्रश्नों को भी अपने हिसाब से समझा दिया है। आप लोग फिर भी इस चैप्टर को 2 बार पढ़िए, समझिए और उसी चैप्टर में से ढूंढ के सारे प्रश्नों का उत्तर लिखकर याद कीजिएगा। और हाँ, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम आपको इस तरह से नए नए वीडियो दोस्त देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।